नमस्ते, मैं हूं आपके साथ जसप्रीत कौर। कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और देश इस वक्त सबसे बड़े संकट से जूझ रहा है। ऐसे में इस जंग से लड़ने के लिए मास्क पहनना सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप मास्क पहनेंगे तो ही आप अपना और अपने परिवार का बचाव कर सकते हैं। हम लगातार आपसे अपील कर रहे हैं कि आप मास्क पहने और इसको लेकर न्यूज 18 ने मुहिम भी शुरू की है। #मास्क पहनो इंडिया। आप मास्क पहनिए, सुरक्षित रहिए। महाराष्ट्र में लॉकडाउन जैसे सख्त पाबंदियों का असर दिखने लगा है। पिछले कई दिनों के बाद राज्य में 24 घंटे के भीतर 50,000 से कम मामले सामने आए हैं। 24 घंटे में 48,621 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जबकि इस बीच 567 लोगों की मौत हो गई। इस बीच 59,500 लोग इस महामारी से ठीक हुए हैं। राज्य में अब 6,56,870 एक्टिव मरीज हैं, जिनका अलग अलग जगहों पर इलाज चल रहा है। तो वहीं इस महामारी की वजह से राज्य में अब तक 70,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। बिहार के हाजीपुर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक ट्रक और गाड़ी के बीच जोरदार टक्कर हो गई। गाड़ी में सवार लोग एक शादी समारोह में हिस्सा लेने जा रहे थे, लेकिन तभी उसकी सामने से आ रहे एक ट्रक से जोरदार टक्कर हो गई। इससे पहले वो तेज रफ्तार गाड़ी वहां से गुजरती दिखी, लेकिन तभी दूसरी तरफ से एक ट्रक सामने आ गया। ड्राइवर ने ट्रक से बचने की कोशिश की, लेकिन फिर भी गाड़ी ट्रक से टकरा गई और फिर बेकाबू होकर उसने बगल से गुजर रहे एक ई रिक्शे को अपनी चपेट में ले लिया। बेकाबू गाड़ी ई रिक्शे को अपने साथ घसीटते हुए सड़क किनारे रखे पत्थरों से टकरा गई। इस हादसे में ई रिक्शा भी पलट गया। हादसे के बाद वहां चीख पुकार मच गई। हालांकि ई रिक्शे में सवार लोग किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो गए। थोड़ी ही देर में वहां भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। कुछ लोग गाड़ी में फंसे ड्राइवर को निकालने की कोशिश करते दिखे, लेकिन गहरी चोट आने की वजह से उसे नहीं बचाया जा सका। दिल्ली में कोरोना के हालात पहले की तुलना में कुछ बेहतर जरूर हुए हैं, लेकिन मौत के आंकड़े डराने वाले हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 448 लोगों की मौत हुई, जो कि अब तक का सबसे ज्यादा आंकड़ा है। हालांकि इस बीच कोरोना मरीजों की संख्या में कमी भी आई है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 18,043 नए मरीज सामने आए, जबकि इस बीच 20,293 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं। दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट लगातार कम हो रहा है और ठीक होने वालों की संख्या भी बढ़ रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, जो कि चिंता की बात है। दिल्ली में कोरोना से बिगड़ते हालात के बीच डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिखी और उनसे कोरोना से निपटने के लिए सेना की मदद मांगी। साथ ही उन्होंने चिट्ठी में दिल्ली को ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन टैंकर देने की मांग की। मनीष सिसोदिया ने कोरोना मरीजों के लिए डीआरडीओ की मदद से दिल्ली में कई और अस्पताल बनाने की मांग भी की। यूपी के पंचायत चुनाव के नतीजों के ऐलान के बाद कुछ जिलों में जीतने वाले उम्मीदवारों ने विजय जुलूस निकाला, जबकि सुप्रीम कोर्ट और राज्य चुनाव आयोग ने कोरोना के कारण विजय जुलूस निकालने पर रोक लगाई थी। लेकिन कुछ जिलों में लोग नहीं माने और जीते हुए उम्मीदवार अपने समर्थकों के साथ सड़क पर उतर आए, जिसकी एक तस्वीर बदायूं से सामने आई, जहां सलारपुर गांव के प्रधान देवपाल सिंह ने विजय जुलूस निकाला। गले में फूलों की माला पहने ग्राम प्रधान आगे आगे और उनके समर्थक पीछे पीछे नारेबाजी करते दिखाई दिए। वहां से सामने आई तस्वीरों में इस विजय जुलूस में शामिल लोगों के बीच न तो जरूरी दूरी दिखी और न ही ज्यादातर लोगों के चेहरे पर मास्क नजर आया। कुछ इसी तरह की तस्वीरें सहारनपुर के अहमदपुर गांव से भी सामने आई। वहां पर जीते हुए उम्मीदवार के समर्थकों ने पूरे गांव में विजय जुलूस निकाला और ढोल बजाकर डांस भी किया। जीत के जश्न में ये लोग ऐसे डूबे कि कोरोना के खतरे को ही भुला बैठे। बीच बीच में वहां पर फायरिंग की आवाज भी सुनाई पड़ी। नियमों की अनदेखी कर जश्न मनाने का ये वीडियो अब तेजी से वायरल हो रहा है। उधर जौनपुर जिले के कुंभापुर गांव में भी पंचायत चुनाव जीतने वाली उम्मीदवार के समर्थकों ने संगीत की धुन पर खूब डांस किया। इस चक्कर में न तो किसी को सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रहा और न ही लोगों ने मास्क लगाने की जरूरत समझी। यूपी में कोरोना का कहर थमता नहीं दिख रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में 29,192 लोग इस महामारी के शिकंजे में आए, तो 288 लोगों ने इस बीमारी की वजह से दम तोड़ दिया। लेकिन अच्छी बात यह रही कि पिछले 24 घंटे में जितने लोग पॉजिटिव पाए गए, उससे ज्यादा लोग इस बीमारी से ठीक हुए। 38,687 लोगों को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। कोरोना की रोकथाम के लिए योगी सरकार आज से बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग अभियान की शुरुआत करने जा रही है। यानी 2,97,000 टेस्ट एक दिन में हम लोगों ने प्रदेश में किए हैं। ऐसे ही आज 2,29,000 से अधिक टेस्ट हम लोगों ने एक दिन में किए हैं। टेस्ट की क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है।
कर्नाटक के चामराजनगर में 2 दर्जन कोरोना मरीजों की मौत से हड़कंप मच गया। CNN न्यूज़ 18 की रिपोर्ट है कि जिन 24 मरीजों की जिला अस्पताल में मौत हुई उसके पीछे ऑक्सीजन की कमी को वजह बताया जा रहा, जिसके बाद सरकार ने इस मामले की जांच का आदेश देते हुए 3 दिन में रिपोर्ट तलब की और यह भरोसा दिया कि ऑक्सीजन की कमी के लिए जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि प्रशासन की यह दलील है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कोई कमी नहीं, लेकिन सच ये भी है कि जिन कोरोना मरीजों की मौत हुई वो सब ऑक्सीजन सपोर्ट पर थे। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज से 2 दिन के लिए बंगाल दौरे पर जाएंगे। इस बीच वो हिंसा से प्रभावित पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा बीजेपी ने बंगाल में चुनाव के नतीजे आने के बाद हो रही हिंसा के विरोध में 5 मई यानी बुधवार को देश भर में धरना देने का ऐलान भी किया है। ये धरना प्रदर्शन कोरोना प्रोटोकॉल्स को ध्यान में रखते हुए आयोजित किया जाएगा। बीजेपी ने दावा किया है कि चुनाव के नतीजे आने के बाद अब तक पार्टी के 6 कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। साथ ही बीजेपी ने हत्या का आरोप टीएमसी कार्यकर्ताओं पर लगाया है। बंगाल चुनाव के नतीजे के बाद भी कई जिलों में हिंसा का दौर जारी है। हिंसा की ताजा तस्वीरें पूर्व बर्धमान जिले के जमालपुर इलाके से सामने आई। आरोप है कि वहां टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में किसी बात पर विवाद हुआ। बाद में यह विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों तरफ से जमकर हमले किए गए, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। इस झड़प में घायल हुए 2 लोगों को इलाज के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव का माहौल है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में भारी बारिश के बीच बादल फटने से एक गांव के कई लोग मुसीबत में फंस गए। ये घटना उत्तरकाशी के कुमराड़ा गांव में हुई, जहां 300 से ज्यादा परिवार रहते हैं। और बादल फटने के बाद उन सभी पर मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। गांव के ही एक शख्स ने हादसे के बाद का वीडियो बनाया, जिसमें वहां पानी के साथ तेजी से मलबा बहता नजर आया। बादल फटने से आए सैलाब में गांव के कई रास्ते भी टूट गए और लोगों के घरों में पानी घुस गया। पाइपलाइन, हर लाइट सब कुछ चली गई। बताया गया कि कुमराड़ा गांव में 300 परिवार रहते हैं, जिनमें कई लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा। ये खबर भी सामने आई कि वक्त रहते कई लोग अपने घरों को छोड़कर निकल चुके थे। बताया गया कि हादसे की खबर मिलते ही वहां राहत और बचाव की टीम भी पहुंच गई। नौसेना प्रमुख एडमिरल करमबीर सिंह ने पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। इस बीच नौसेना प्रमुख ने पीएम मोदी को कोरोना के खिलाफ लड़ाई में लोगों की मदद के लिए नौसेना द्वारा किए गए कामों से अवगत कराया। साथ ही उन्होंने इस जंग में सभी राज्यों से संपर्क कर उनकी मदद की भी पेशकश की। उन्होंने पीएम मोदी से कहा कि नौसेना के चिकित्सा कर्मियों को कोरोना के खिलाफ जंग में कई जगहों पर तैनात किया गया है और दूसरे कर्मचारियों को भी नर्सिंग का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, ताकि जरूरत पड़ने पर उनकी भी मदद ली जा सके। स्टालिन शुक्रवार को सीएम पद की शपथ लेंगे। डीएमके चीफ एमके स्टालिन 7 मई को तमिलनाडु के नए मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। दिल्ली के निहाल विहार इलाके में पुलिस ने एक मकान में छापेमारी की और जुआ खेलने के आरोप में 6 लोगों को पकड़ लिया। पुलिस ने वहां से नकदी और बड़ी मात्रा में शराब भी बरामद की। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में कोरोना बीमारी से जुड़े टेस्ट की कीमत तय कर दी। सरकार ने साफ किया कि कोई भी निजी अस्पताल मरीजों से मनमानी कीमत नहीं वसूल सकता। 4 राज्यों में खराब प्रदर्शन के बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह खुलकर सामने आ गई। कांग्रेस नेता संदीप दीक्षित ने पार्टी के बड़े नेताओं की भूमिका पर सवाल खड़े कर दिए। ना हम लोग मेहनत कर पा रहे हैं, ना हमारा नेतृत्व खुलकर सामने आ रहा है। खैर कुछ जगहों पे तो पता ही नहीं नेतृत्व भी है कि नहीं है। इससे पहले राहुल गांधी ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने बीजेपी को हराने के लिए बंगाल की जनता का शुक्रिया अदा किया। इसके बाद कांग्रेस नेता रागिनी नायक का ट्वीट सामने आया, जिसमें उन्होंने बीजेपी की हार से खुश होने वाले कांग्रेस के नेताओं को निशाने पर लिया। मध्य प्रदेश के मंदसौर से एक चौंकाने वाला वीडियो सामने आया। वहां एक मगरमच्छ को बचाने में लोगों के पसीने छूट गए। भारी भरकम ये मगरमच्छ एक कुएं में गिर गया था, जिसके बाद लोगों की वहां भीड़ जुटी और फिर वो लोग उसे रस्सी की मदद से कुएं से निकालकर खेत में ले आए। वो भाग न जाए इसलिए उसे ट्रैक्टर की ट्रॉली से बांध दिया गया। इसके बाद गांव के लोगों ने वन विभाग की टीम को इसकी जानकारी भी दी। इस बीच कुछ लोग उसकी पूंछ पकड़कर उसे छेड़ते रहे, तो कुछ लोग उसकी तस्वीरें अपने मोबाइल में रिकॉर्ड करते हुए नजर आए। कुछ देर बाद वन विभाग की टीम भी वहां पहुंची और बाद में उस मगरमच्छ को चंबल नदी में छोड़ दिया गया। दुनिया भर में मची आधुनिक हथियार बनाने की होड़ के बीच ब्रिटेन की नौसेना एक ऐसे दमदार हथियार की ताकत परख रही है जो अगर सफल रहा तो आयरन मैन फिल्मी दुनिया की कोरी कल्पना नहीं, बल्कि 21वीं सदी में जंग की मैदान की हकीकत साबित होगा। ब्रिटेन की नौसेना एक ऐसे जेट सूट का ट्रायल कर रही है जिसे पहनकर नौसैनिक हवा से बातें करने लगे। 2023
और इस ट्रायल के सामने आए वीडियो में ऐसा अजूबा होता दिखा कि ऐसा लगा जैसे असल जिंदगी में साइंस फिक्शन फिल्म का सीन चल रहा हो। तस्वीरों में जेट सूट पहने नौसैनिक आयरन मैन बनकर हवा में उड़ते नजर आए। रफ्तार भी ऐसी कि एक से बढ़कर एक एसयूवी गाड़ियां भी मुकाबला न कर पाए। बताया गया कि ये जेट सूट 136 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा की रफ्तार पकड़ सकता है और 10 मिनट से भी ज्यादा देर तक हवा में उड़ सकता है। अगर जेट सूट न होता तो छोटी छोटी नावों को जहाज का पीछा करते करते घंटों बीत जाते। ट्रायल में भी नावें जहाज के पीछे ही थीं, लेकिन उनसे जेट सूट पहनकर टेक ऑफ करने वाले नौसैनिक उन्हें पछाड़ते हुए चंद सेकंड में ही जहाज तक पहुंच गए। पश्चिम बंगाल में चुनाव नतीजे आने के बाद जारी हिंसा की घटनाओं के बीच बीजेपी ने एक वीडियो के जरिए टीएमसी पर कई आरोप लगाए। इस वीडियो को बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय ने अपने ट्विटर अकाउंट पर पोस्ट किया, जिसमें कुछ लोग 2 महिलाओं को पीटते दिखाई दिए। आरोप है कि वो बीजेपी की महिला कार्यकर्ता थी, जिन्हें टीएमसी के लोगों ने बुरी तरह पीटा। बताया गया कि ये घटना नंदीग्राम की है। वहीं आसनसोल में भी बीजेपी के दफ्तर में हुई तोड़फोड़ की तस्वीर सामने आई। दीवार के साथ ही वहां रखी कुर्सियां भी टूटी नजर आई। इस घटना के लिए बीजेपी ने टीएमसी को जिम्मेदार माना। बाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने इस मुद्दे पर जुलूस निकाला और थाने पहुंचकर पुलिस से इसकी शिकायत की। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर माइकल स्लेटर वतन वापसी न कर पाने पर अपने देश की सरकार पर भड़क गए। न्यूज़ 18 के नीरज कुमार की रिपोर्ट है कि ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने कोरोना संकट की वजह से ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों के भारत से लौटने पर पाबंदी लगा रखी है, जबकि माइकल स्लेटर समेत ऑस्ट्रेलिया के कई क्रिकेटर अपनी सरकार से इजाजत लेकर आईपीएल में शामिल होने के लिए भारत पहुंचे थे। आईपीएल बीच में छोड़कर अपने देश लौटने के लिए माइकल स्लेटर भारत से निकलकर मालदीव पहुंचे, लेकिन तब तक ऑस्ट्रेलिया की सरकार यह ऐलान कर चुकी थी कि भारत गया ऑस्ट्रेलिया का कोई नागरिक अगर 15 मई से पहले ऑस्ट्रेलिया पहुंचा तो उसे 5 साल की जेल हो सकती है और जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। इस बात पर माइकल स्लेटर भड़क गए और उन्होंने सीधे अपने प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन पर हमला बोल दिया। स्लेटर ने ट्वीट कर लिखा कि अगर उनकी सरकार ऑस्ट्रेलिया के नागरिकों की चिंता करती तो उन्हें देश लौटने दिया जाता। मुंबई के मुलुंड इलाके में कुछ दुकानों में भीषण आग लग गई, जिससे भारी नुकसान हो गया। हादसे की जानकारी मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई, लेकिन तब तक उन दुकानों में आग पूरी तरह फैल चुकी थी। उसकी लपटें और धुएं के गुबार को देखकर उस इलाके में अफरा तफरी मच गई। जिन दुकानों में आग लगी उनके आसपास कई और इमारतें भी थी, जिनमें आग फैलने का खतरा मंडराने लगा। हालांकि दमकल कर्मचारियों ने इसकी नौबत नहीं आने दी। उन्होंने चारों तरफ से पानी की बौछार कर कुछ ही देर में आग बुझा दी। बताया गया कि मुंबई में लागू पाबंदियों की वजह से ये दुकानें बंद थी, जिससे कोई भी आदमी इस आग की चपेट में नहीं आया। चंडीगढ़ में 1 हफ्ते का लॉकडाउन लगेगा। कोरोना खतरे को देखते हुए चंडीगढ़ में 11 मई तक लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया गया। वहां सुबह से ये पाबंदियां लागू होंगी, हालांकि जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को इसमें छूट मिलेगी। दिल्ली पुलिस ने एक एम्बुलेंस ड्राइवर को गिरफ्तार किया। आरोप है कि ये ड्राइवर कोरोना मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए मोटी रकम वसूलता था। जम्मू से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। आरोप है कि किसी ने अपने 2 महीने के कोरोना पॉजिटिव बच्चे को अस्पताल के बाहर छोड़ दिया। इस बच्चे की अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई। केरल के सीएम पिनरई विजयन ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को अपना इस्तीफा सौंप दिया। वो जल्द अपने नए मंत्रिमंडल का गठन करेंगे। पिनरई विजयन की अगुवाई वाले गठबंधन एलडीएफ ने केरल की सत्ता में दोबारा वापसी कर नया रिकॉर्ड बनाया है। एनसीपी नेता नवाब मलिक के बंगाल चुनाव पर दिए बयान पर सियासी घमासान मच गया। उन्होंने बंगाल में बीजेपी के प्रदर्शन पर चुटकी लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफे की मांग कर दी। इतनी बड़ी हार, अमित शाह जी इस्तीफा कब देंगे ये देश जानना चाहता। नवाब मलिक के इस बयान पर बीजेपी ने भी पलटवार करने में देर नहीं की। सरकार के खिलाफ पंढरपुर में जनमत दिया, इसके लिए नवाब मलिक स्वयं पहला राजीनामा दे। गुरु अर्जुन देव के प्रकाश पर्व के मौके पर पंजाब के अमृतसर में मौजूद स्वर्ण मंदिर रोशनी से जगमगा उठा। कोरोना संकट के बीच कई लोग वहां पहुंचे। इनमें कुछ ने तो पूरे परिवार के साथ स्वर्ण मंदिर पहुंचकर दिए जलाए। रात के अंधेरे में स्वर्ण मंदिर की खूबसूरती देखते ही बन रही थी। ऐसे में पीली रोशनी से जगमगा रहे स्वर्ण मंदिर पर सबकी निगाहें जा टिकी। वहां की जा रही आतिशबाजी ने भी सबका दिल जीत लिया। अरदास है कि छेती छेती कोरोना वर्गी मार हमारी तो निजात पाई जाए और छेती भी रौनक लगन। ओडिशा के मयूरभंज में भीड़ को जुटने से रोकने गई पुलिस की एक टीम पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। इस घटना में 3 पुलिस वालों को चोट आई। क्योंकि कोरोना संकट में लोगों को इकट्ठा होने से रोकना इन पुलिस वालों पर भारी पड़ गया। लोगों का गुस्सा पुलिस की इस टीम पर ज्वालामुखी की तरह फूटा। उन्हें देखकर ऐसा लगा मानो ये पुलिस वाले उनके दुश्मन हो।
लोगों ने पुलिस की गाड़ी को भी काफी नुकसान पहुंचाया। किसी ने पत्थर फेंककर गाड़ी के शीशे तोड़े तो कोई बोनेट पर चढ़कर तोड़फोड़ करने पर उतारू हो गया। इस हमले में घायल हुए तीनों पुलिस वालों को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। यूपी के मेरठ से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक अस्पताल में मरीजों की मौत के बाद उनके घर वालों ने अस्पताल कर्मचारियों के साथ मारपीट की। आरोप है कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से मरीजों की जान गई। और ये पूरी घटना उस अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें कुछ लोग अस्पताल के कर्मचारी को पकड़कर उसको बुरी तरह पीटते दिखाई दिए। वो लोग उसे मारते मारते अस्पताल के बाहर ले गए। बताया गया कि इसी तरह कुछ और कर्मचारियों के साथ भी मारपीट की गई, जिसके बाद अस्पताल प्रशासन ने इसकी खबर पुलिस को दी। व्यवहार बिल्कुल न्यायोचित नहीं है। पुलिस ने वहां पहुंचते ही हंगामे को शांत करवाया। इसके साथ ही अस्पताल की सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि इस तरह की घटना दोबारा न हो सके। वहीं प्रशासन के निर्देश पर मरीजों की मौत की जांच शुरू कर दी गई। मुंबई के नगर निगम बीएमसी ने पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश से आने वाले यात्रियों पर खास नजर रखनी शुरू कर दी। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव और उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के लिए जुटी भीड़ से कोरोना के तेजी से फैलने का खतरा है। इसलिए शहर के कई रेलवे स्टेशनों पर कोरोना की जांच के लिए रैपिड एंटीजन टेस्ट के स्टॉल लगा दिए गए, जिसकी कुछ तस्वीरें लोकमान्य तिलक टर्मिनस से भी सामने आई, जिनमें दिखा कि ट्रेन के स्टेशन पर पहुंचने के बाद वहां पहले से मौजूद बीएमसी के कर्मचारियों ने यात्रियों की एक लाइन लगवा दी। उनकी आरटीपीसीआर रिपोर्ट देखी गई। जिस यात्री के पास नेगेटिव रिपोर्ट मिली उसके हाथ पर 15 दिन के लिए होम क्वारंटीन होने की स्टैंप लगाई गई और जिनके पास नहीं मिली उन्हें सैंपल देने के लिए आगे भेज दिया गया। आपके पास आरटीपीसीआर रिपोर्ट नहीं है, आप वहां से लेकर नहीं आए हैं, तो आपको यहाँ पर टेस्ट की प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। कोई भी यात्री नजर से बचकर स्टेशन से बाहर न जा सके, इसके लिए कैसे काम किया जा रहा है, इस पूरी प्रक्रिया को वहां मौजूद रेलवे के एक अधिकारी ने समझाया। स्टैंपिंग के लिए अलग और टेस्टिंग के लिए अलग, ऐसा 2 बूथ लगाए हुए हैं हर प्लेटफॉर्म पे। पश्चिम बंगाल और उत्तर प्रदेश को मिलाकर अब कुल 8 राज्यों से मुंबई पहुंचने वाले लोगों को रैपिड एंटीजन टेस्ट से गुजरना होगा। संकट की इस घड़ी में रिलायंस फाउंडेशन कोरोना मरीजों की मदद के लिए जी जान से लगा हुआ है। रिलायंस फाउंडेशन की तरफ से गुजरात के जामनगर में बनाए जा रहे 1000 बेड वाले कोविड केयर सेंटर की तैयारियां अंतिम चरण में हैं। कोविड केयर सेंटर के लिए 50 डॉक्टर और 90 पैरामेडिकल स्टाफ का चयन हो चुका है। ऑक्सीजन की कोई कमी ना हो, इसके लिए कोविड सेंटर में 50 मीट्रिक टन की क्षमता वाले ऑक्सीजन टैंक का भी इंतजाम किया गया है। जल्द ही इसके दरवाजे कोरोना मरीजों के लिए खोल दिए जाएंगे। खास बात यह है कि रिलायंस कोविड सेंटर में मरीजों को बढ़िया इलाज तो मिलेगा ही, इसके लिए उन्हें 1 रुपया भी नहीं चुकाना होगा, यानी उनका इलाज बिल्कुल मुफ्त में होगा। कुछ दिन पहले ही गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी से 1000 बेड के अस्पताल के लिए अपील की थी। रिलायंस फाउंडेशन की ओर से जामनगर में 1000 बेड के कोविड हॉस्पिटल बनाने की जो जाहिरात वो की गई है। खास करके बात की जाए जिस तरीके से ये जो जामनगर का डेंटल कैंपस है उसमें 400 बेड की कोविड केयर सेंटर की जो सुविधा है वो बन रही है। बांग्लादेश के मदारीपुर में पद्मा नदी में हुए एक दर्दनाक हादसे में करीब 26 लोगों की मौत हो गई। बताया गया कि एक स्पीड बोट लगभग 30 लोगों को लेकर जा रही थी, लेकिन तभी वो रेत से भरी एक बड़ी नाव से टकरा गई और संतुलन खोकर पलट गई, जिसके बाद नदी के किनारे लाशें ही लाशें बिछी नजर आईं। लोगों का काल बनने वाली स्पीड बोट पहली नजर में ही बिल्कुल खटारा दिखी और उसमें बैठकर 30 लोग सफर पर निकले थे, ये बात पचाना ही नामुमकिन था। लापरवाही की ये इंतहा भी तब जब बांग्लादेश में लॉकडाउन लागू है, लेकिन फिर भी नाव में लोगों की भीड़ सवार थी। हालांकि हादसे की जानकारी मिलते ही बचाव कर्मी तुरंत नदी तक पहुंचे। आसपास रहने वाले लोगों का भी वहां रेला लग गया। युद्ध स्तर पर बचाव अभियान चलाया गया, लेकिन हाथ लगे 26 शव। बताया गया कि कुछ लोग अब भी लापता हैं। महाराष्ट्र के नागपुर की एक पेपर मिल में भीषण आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया गया कि उस पेपर मिल में शाम के वक्त आग लगी, जिसे अभी तक नहीं बुझाया जा सका। आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां वहां पहुंची हैं, लेकिन पेपर मिल में लगी आग के तेजी से भड़कने की वजह से दमकल कर्मियों को भी काफी मुश्किल का सामना करना पड़ा। वहां से सामने आई तस्वीरों में काफी दूर से आग की ऊंची लपटें उठती हुई नजर आई। 50 मीटर के दायरे से भी ज्यादा इलाके में लगी आग को बुझाना दमकल कर्मियों के लिए बड़ी चुनौती बना हुआ है। बताया गया कि पेपर मिल के अंदर कागज और बाकी सामान होने की वजह से आग काफी तेजी से भड़क रही है, जिसे बुझने की लगातार कोशिशें चल रही हैं। ममता बनर्जी 5 मई को सीएम पद की शपथ लेंगी। ममता बनर्जी बुधवार को पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी ने यह जानकारी दी।
गुजरात में बढ़ते कोरोना खतरे को देखते हुए गिर नेशनल पार्क समेत ऐसे दूसरे पार्कों में लोगों के जाने पर रोक लगा दी गई। इस साल भी अनिश्चित काल के लिए हम बंद कर रहे हैं। दिल्ली हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दाखिल की गई जिसमें कोरोना जांच के लिए HRCT स्कैन के दाम तय करने की मांग की गई। इस पर कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। पंजाब सरकार ने राज्य के मान्यता प्राप्त पत्रकारों को कोरोना योद्धा घोषित कर दिया। इसके अलावा बिजली विभाग के कर्मचारियों को भी ये दर्जा दिया गया। कोरोना संकट में ऑक्सीजन की मांग बढ़ने से कई ऑक्सीजन प्लांट के कर्मचारियों पर काम का बोझ बढ़ गया। बताया गया कि गुजरात के मेहसाणा में भी एक ऑक्सीजन प्लांट के कर्मचारी 24 घंटे काम में जुटे हैं। अभी ऑक्सीजन की डिमांड बढ़ गई है बहुत ज्यादा, इसलिए हम 24 आवर प्रोडक्शन कर रहे हैं। ऑक्सीजन की मांग को पूरा करने के लिए इस प्लांट के सभी कर्मचारी 15 दिन से वहीं डटे हुए हैं और हर रोज वहां 450 ऑक्सीजन सिलेंडर भरे जा रहे हैं। रात दाड़ो नौकरी करिए 15 दिवस गवर्नमेंट नहीं आओ। यूपी के लखीमपुर खीरी से हैरान करने वाली तस्वीरें सामने आई। वहां एक हिरण जंगल से भागकर रिहायशी इलाके में घुस आया। बताया गया कि यह हिरण दुधवा टाइगर रिजर्व से खाने की तलाश में बाहर निकलकर वहां पहुंचा और एक मकान में घुस गया। हिरण को उछल कूद करते देख वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। आनन फानन में वन विभाग को जानकारी दी गई, जिसके बाद हिरण को पकड़ने की कोशिश शुरू की गई। हालांकि काफी देर तक जूझने के बाद वन विभाग के कर्मचारियों ने हिरण को जाल की मदद से पकड़ लिया। इस बीच हिरण को देखने के लिए वहां लोगों की भारी भीड़ जुटी। बाद में इस हिरण को दोबारा दुधवा टाइगर रिजर्व में छोड़ दिया गया। कोरोना संकट में लॉकडाउन लगाने पर एक दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया। न्यूज 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि अपने इस आदेश में कोर्ट ने यह साफ किया कि दूसरी लहर को देखते हुए जनहित में सरकार लॉकडाउन के विकल्प पर भी विचार कर सकती है, लेकिन इसका सामाजिक और आर्थिक असर भी पड़ता है, खासतौर से आखिरी पायदान के लोगों पर। लिहाजा अगर सरकार लॉकडाउन के बारे में सोचती है तो गरीबों की जरूरतों को पूरा करने के बारे में पहले इंतजाम करना चाहिए और वो केंद्र के साथ राज्य की सरकारों से गंभीरता से कहेगी कि लोगों के इकट्ठा होने और भीड़ भाड़ वाले समारोह पर प्रतिबंध लगाए। यूपी के चंदौली में पंचायत चुनाव में वोटों की गिनती के समय दो पक्षों के बीच जमकर हंगामा हुआ। इस चुनाव में पूर्व सांसद के भतीजे की जीत हुई, जिस पर सीआरपीएफ के एक कमांडेंट ने ऐतराज जाहिर किया क्योंकि उनका बेटा भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहा था। लेकिन आरोप है कि मतगणना केंद्र पर सीआरपीएफ कमांडेंट अपने जवानों के साथ पहुंच गए और उन्होंने काउंटिंग पर असर डालने की कोशिश की, जिस पर पूर्व सांसद रामकिशन भड़क गए और उन्होंने पुलिस से इसकी शिकायत की। आप नहीं आ सकते हैं। मैं क्या बात सुनूं? आप इतनी बड़ी फोर्स लेके आए। इस हंगामे को शांत करवाने के लिए पुलिस दोनों पक्षों को समझाने लगी। इस बीच पूर्व सांसद अपने समर्थकों के साथ वहीं धरने पर बैठ गए, जिससे मामला और बिगड़ गया। इसके बाद दोनों पक्षों के लोगों ने एक दूसरे से हाथापाई शुरू कर दी, लेकिन पुलिस ने जल्द ही उन्हें एक दूसरे से अलग कर दिया। बाद में प्रशासन के बड़े अधिकारी जब वहां पहुंचे तब जाकर मामला शांत हुआ। मध्य प्रदेश के रायसेन से हैरान कर देने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां कोरोना नियमों की अनदेखी पर जब एक ठेले वाले को टोका गया तो उसने नगर परिषद अधिकारी को थप्पड़ मार दिया। इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें दिखा कि जैसे ही उस ठेले वाले को कोरोना नियमों की याद दिलाई गई वो भड़क गया और नगर परिषद की टीम के साथ वहां पहुंचे अधिकारी को मारने के लिए दौड़ पड़ा। इससे पहले कि वहां मौजूद लोग उसे रोक पाते, वो अधिकारी पर कई थप्पड़ बरसा चुका था। यही नहीं, जब नगर परिषद के कर्मचारी ने उसे रोकना चाहा तो वो उसे भी दौड़ाकर पीटने लगा। उसके तेवरों से कुछ देर के लिए वहां अफरा तफरी मच गई। बाद में वहां पहुंची पुलिस ने आरोपी ठेले वाले के खिलाफ कई मामलों में केस दर्ज कर लिया। मध्य प्रदेश में भी हर दिन हजारों लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में राज्य में 12,062 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई, तो वहीं इस महामारी ने 93 लोगों की जान ले ली। अच्छी बात यह रही कि जितने लोग बीमार हुए उससे ज्यादा लोग कोरोना से ठीक भी हुए। पिछले 24 घंटे में 13,408 लोगों को अस्पतालों से छुट्टी मिल गई। मध्य प्रदेश में 18 साल से ऊपर के लोगों का अब 5 मई यानी बुधवार से वैक्सीनेशन शुरू होगा। इस चरण में 18 से 44 साल तक की उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। इसके लिए प्रदेश में कोरोना वैक्सीन की 5 करोड़ 29 लाख डोज की जरूरत होगी। केंद्र सरकार ने कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से 1 मई से 18 साल से ऊपर के लोगों के लिए वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया था, लेकिन वैक्सीन की कमी की वजह से मध्य प्रदेश में यह अभियान शुरू नहीं हो पाया था।
राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक के बाद बताया कि वैक्सीनेशन के लिए कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों ही वैक्सीन निर्माताओं को ऑर्डर दे दिए गए हैं। वैक्सीन लगवाने के लिए राज्य के युवा अब आरोग्य सेतु ऐप या कोविन वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अब 18 से लेकर 44 वर्ष के हमारे जो नौजवान हैं या प्रौढ़ भाई बहन हैं, उनको भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम, टीकाकरण का कार्यक्रम अभी 5 मई से हम प्रारंभ करेंगे। कोरोना महामारी में एक तरफ जहां कुछ लोग दूसरों से फायदा उठाने में जुटे हैं, तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो मदद के लिए बढ़ चढ़कर आगे आ रहे हैं। ऐसी एक तस्वीर गुजरात के जामनगर से आई, जहां एक आदमी ने तो अपनी बेहद कीमती लैंड रोवर कार को ही एम्बुलेंस में बदल डाला। बताया गया कि कोरोना मरीजों की मदद के लिए वहां एक कोविड केयर सेंटर खोला गया है, लेकिन वहां मरीजों को लाने के लिए एम्बुलेंस नहीं थी, जिसके बाद इलाके के कारोबारी भरत भाई ने अपनी कार को एम्बुलेंस में बदलने का फैसला किया। हालांकि उनके पास दूसरी गाड़ियां भी थीं, लेकिन छोटी होने की वजह से उन्हें एम्बुलेंस नहीं बनाया जा सकता था, जिसके बाद इस काम के लिए लैंड रोवर का इस्तेमाल किया गया। लैंड रोवर में बनी इस एम्बुलेंस में मरीज के लिए ऑक्सीजन और कई दूसरे इंतजाम भी दिखाई दिए। मेरी गाड़ी है लैंड रोवर डिस्कवरी, वो करोड़ों की गाड़ी है, अभी कुछ काम की नहीं है, और इसमें नहीं दूंगा तो कुछ काम की नहीं है। इसी तरह उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी कई लोग एक दूसरे की मदद के लिए आगे आए। सामने आई तस्वीरों में एक दंपति लोगों को भाप वाली मशीन बांटते दिखे। छोटे छोटे उपाय बड़े कारगर रहते हैं। कोरोना की लड़ाई में ये एक बहुत मजबूत सैनिक बन के उभरेगा। देश के दूसरे हिस्सों से भी एक दूसरे की मदद करने की ऐसी ही तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिहार में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद राज्य में लॉकडाउन का खतरा बढ़ गया है। खबर है कि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस पर फैसला ले सकते हैं। नीतीश कुमार ने आज अधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में कोरोना संकट पर चर्चा होगी। सूत्रों के मुताबिक सीएम नीतीश कुमार इस बैठक में लॉकडाउन का फैसला भी ले सकते हैं। भोपाल में अब होम आइसोलेशन का नियम तोड़ना मरीजों को महंगा पड़ेगा। न्यूज़ 18 के मनोज राठौड़ की रिपोर्ट है कि होम आइसोलेशन के दौरान अगर घर पर मरीज नहीं मिला तो उस पर 5,000 रुपए जुर्माना लगाया जाएगा, और अगर वो बाहर घूमता दिखाई दिया तो 2,000 रुपए वसूल किए जाएंगे। इसके लिए समय समय पर एसडीएम अपनी टीम के साथ उस घर की जांच करेंगे जहां कोरोना पॉजिटिव मरीज होम आइसोलेशन में होंगे, यानी ऐसे मरीजों पर प्रशासन के अधिकारियों की नजर रहेगी। इस फैसले से जुड़ा आदेश जारी किया जा चुका है। हरियाणा में भी कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो राज्य में 12,885 लोग कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, जबकि कोरोना की वजह से 140 लोगों की मौत हुई है। इस बीच 13,293 लोग कोरोना को मात देकर अस्पताल से अपने घर लौट गए। राज्य में फिलहाल 1,04,722 एक्टिव मरीज हैं जिनका इलाज चल रहा है। इस महामारी की वजह से अब तक 4,626 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। पाकिस्तान की पंजाब सरकार में मंत्री फिरदौस आशिक अवान एक बार फिर अपनी अजीबोगरीब हरकत की वजह से चर्चा में आ गई। इस बार उन्होंने बीच बाजार एक मामूली बात पर एक अधिकारी को फटकार लगा दी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, जिसमें फिरदौस आशिक अवान रमजान के महीने में बाजार में खराब फल बेचे जाने पर असिस्टेंट कमिश्नर सोनिया सदफ पर बरसती नजर आई। आपकी ये ड्यूटी है, आपके स्टाफ की ड्यूटी है कि जितना थर्ड क्लास फूड है यहाँ से हद तो तब पार हो गई जब मामूली सी बात पर आपा खो चुकी फिरदौस अवान ने सरेआम महिला अधिकारी के लिए अपशब्द का इस्तेमाल कर दिया। आपकी हरकतें ही नहीं है ऐसी वाली, जिस ने आपको लगाया उससे पूछते हैं। जिसके बाद नाराज सोनिया सदफ को बर्दाश्त नहीं हुआ और वो वहां से निकल गईं। हालांकि सियालकोट का ये वीडियो वायरल होने के बाद पाकिस्तान में फिरदौस आशिक अवान की कड़ी आलोचना हुई। पंजाब में भी कोरोना कहर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटे में राज्य में कोरोना के 6,798 नए मरीज मिले, जबकि कोरोना ने 157 लोगों की जान ली। लुधियाना में सबसे ज्यादा 1,198 कोरोना मरीज सामने आए। राज्य में कोरोना की वजह से अब तक 9,400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। पंजाब में 60,709 एक्टिव मरीज हैं, जिनका अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। कोरोना की नई लहर से निपटने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया। न्यूज़ 18 के विक्रांत यादव की रिपोर्ट है कि एमबीबीएस और नर्सिंग के आखिरी साल की पढ़ाई कर रहे छात्रों को कोरोना मरीजों के इलाज से जोड़ा जाएगा, लेकिन ये लोग कोरोना के हल्के लक्षण वाले मरीजों को देखेंगे और उनको फोन के जरिए सलाह देंगे, जिससे डॉक्टरों और नर्सों की कमी को काफी हद तक पूरा किया जा सकेगा।
और कोरोना मरीजों के इलाज में जुटे मौजूदा मेडिकल स्टाफ के बोझ को भी कम करने में मदद मिलेगी। इस लड़ाई में कम से कम 100 दिन तक सेवा देने वाले छात्रों को सरकारी नौकरी से पहले मौका दिया जाए। माननीय प्रधानमंत्री जी के लेवल पर ह्यूमन रिसोर्सेज, मेडिकल जो हमारे रिसोर्सेज हैं उनको कैसे और बढ़ाया जाए ताकि हम कोविड-19 मैनेजमेंट के जिस तरह से बढ़ते हुए केसेस हमारे सामने हैं उसको मैनेज कर सकें, उसके अंतर्गत कई निर्णय लिए गए हैं। चुनाव परिणाम के दिन